आप सभी बच्चों को हरिओम। आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आप डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ की खोज, आरएनए, संसार, प्रतिकृति, अनुलेखन, आनुवांशिक कूट, स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव जीनोम परियोजना, डीएनए फिंगरप्रिंट, इन बिंदुओं के आधार पर इस अध्याय को समझेंगे। पिछले अध्याय में आप लोगों ने वंशागति प्रतिरूपों के आनुवांशिक आधार के बारे में पढ़ा है। मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशागति के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्षों बाद अनुमानित आनुवांशिक पदार्थ का पता चल पाया। अधिकतर जीवों में यह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुलक एक लक से मिलकर बना होता है, उसको बहुलक कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पर डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। तो न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक है, तो एक लक क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड हुआ। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं। एक तो आपको अभी मैंने बताया डीएनए, पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा है आरएनए। पहला आपको बताया डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अधिकतर जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए ही होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। वाहक का तात्पर्य पहुंचाने वाला। ठीक है, आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य हैं। यह अनुकूलक, संरचनात्मक व कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना व एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनाने के बारे में आप पहले भी 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसीलिए इस अध्याय में आपको डीएनए की संरचना, उसकी प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि, आनुवांशिक कोड जो प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण या स्थानांतरण प्रक्रिया, इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया आपको। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। तो ज़्यादातर जीवों में न्यूक्लिक अम्ल ही अर्थात डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, और कुछ वायरस में आरएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, लेकिन आरएनए के अन्य भी कार्य होते हैं। ठीक है, पिछले दशक में मानव जीनोम में स्थित पूर्ण न्यूक्लियोटाइड्स क्रमों में निर्धारण में जीनोमिक्स के नए महाकल्प का आरंभ हुआ था, और इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम की आवश्यक पहलुओं पर और उनके परिणामों के बारे में वर्णन किया जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना कैसी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं डीएनए क्या है और उसकी संरचना कैसी होती है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। इसके नाम को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये संक्षिप्त रूप डीएनए जो है उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, तो किसका लंबा बहुलक है ये? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का लंबा बहुलक है। डीएनए की जो लंबाई है सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है कहा, तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इसमें, तो इसमें मिलने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है, उस पर निर्भर करता है कि कितनी लंबाई होगी। पूरी लंबाई, डीएनए की जो पूरी लंबाई है उसमें जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उस पर निर्भर करता है। यह किसी भी जीव की विशेषता होती है। जैसे आपको यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है, एक जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं। जीवाणु भोजी लैम्डा में 48,502 क्षार युग्म, इस्चेरिचिया कोलाई में 4.6 गुना 10⁶ क्षार युग्म और मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 गुणा 10⁹ क्षार युग्म है। इसको गुणा करने से जो वैल्यू निकलेगी उतने क्षार युग्म है। तो इसी लंबे बहुलक की संरचना को हमको आगे समझना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए या फिर आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में इस प्रकार है। न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? 3 घटक। पहला घटक है नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा है पेंटोज शुगर, आरएनए के मामले में अगर हम पढ़ेंगे तो राइबोस, और डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोस, जो शुगर हम डीऑक्सी राइबोस करके बोलते हैं, और आरएनए में राइबोस जो बोलते हैं तो वो क्या है? शुगर है, पेंटोज शुगर है। आरएनए के लिए राइबोस आएगा और डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोस आएगा। और जो तीसरा घटक है वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 घटक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, 3 घटक, यानी एक न्यूक्लियोटाइड में ये 3 घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजनी क्षार। अब कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार है मैं आगे आपको बताऊंगी। दूसरा घटक है पेंटोज शुगर, अगर आरएनए है तो उसके लिए राइबोस शुगर आएगा, और डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर आएगा। और तीसरा घटक है फॉस्फेट ग्रुप। तो इन 3 घटकों से मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, अब आते हैं पहले घटक में। तो पहला घटक क्या बताया आपको? नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। तो ये नाइट्रोजनी क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्यूरिन्स और दूसरा है पायरिमिडिन। अब प्यूरिन्स के अंतर्गत कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार आते हैं? तो प्यूरिन्स के अंतर्गत जो नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, एडेनिन जिसको ए से इंडिकेट करते हैं, और ग्वानिन जिसको जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पायरामिडिन के अंतर्गत कौन से नाइट्रोजनी क्षार आते हैं? तो इसमें 3 हैं। साइटोसिन सी से प्रदर्शित करते हैं, यूरेसिल यू से, कैपिटल यू, सॉरी यूरेसिल, और थाइमिन जिसको टी से इंडिकेट करते हैं। सभी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार कितने नाइट्रोजनस क्षार हो गए? 5 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। तो इन 5 नाइट्रोजनस क्षार को 2 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 समूह? प्यूरिन्स और पायरामिडिन। प्यूरिन्स में 2 एडेनिन और ग्वानिन, और पायरामिडिन में साइटोसिन और यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, लेकिन जो थाइमिन है वो डीएनए में मिलता है। किसमें मिलता है? डीएनए में। और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल जो है वो आरएनए में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए, आपको 5 प्रकार के मैंने बताया। कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 5 मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें से डीएनए में कौन कौन से? 5 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, परंतु डीएनए में भी 4 और आरएनए में भी 4, यानी 4 ही प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं?
एडेनिन तो होगा ही, ग्वानिन भी होगा, ठीक है, एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये चार होते हैं किसमें? डीएनए में। लेकिन आरएनए में आपका कौन कौन सा हो जाएगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहाँ पर अब आरएनए में थाइमिन के स्थान पर, जो थाइमिन डीएनए में होता था, वहाँ पर थाइमिन के स्थान में आरएनए में होगा यूरेसिल। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस क्षार और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। फिर से एक बार आपको बता दूं, डीएनए यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ आपको, डीएनए, ठीक, इसमें होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। और आरएनए, इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब ये टी की जगह पर रहेगा यूरेसिल। तो इसको शॉर्टकट में आप याद कर लीजिएगा, डीएनए में एजीसीटी और आरएनए में एजीसीयू, ठीक है। इस तरीके से दोनों में आपको नाइट्रोजनस क्षार की संख्या कितनी कितनी मिलेगी? 4, ठीक है। तो नाइट्रोजनस क्षार 5 ही थे, 5 में से आपको मैंने बताया कि 4 डीएनए में और उन्हीं में से 4 आरएनए में भी होता है। बस अंतर क्या होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाएगा। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा पेंटोस शर्करा 1,C हाइड्रोक्सिल OH से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जैसे एडेनोसिन या डिऑक्सी एडेनोसिन। ग्वानोसिन रहेगा तो डिऑक्सी ग्वानोलिन, साइटिडीन रहेगा तो डिऑक्सी साइटिडीन, और यूरिडीन रहेगा तो डिऑक्सी थाइमिडीन। यूरेसिल है तो डिऑक्सी यूरिडीन और डिऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। इस प्रकार से किससे जुड़ा? शुगर ग्रुप से जुड़ रहा है, यानी नाइट्रोजनस क्षार एक शुगर ग्रुप से जुड़ेगा। यदि कोई एक शुगर ग्रुप आपने लिया, सॉरी क्या बोलना चाहिए, डिऑक्सी राइबोस का चल रहा है, तो वहाँ पर एडेनिन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एडिनोसिन या फिर डिऑक्सी एडिनोसिन। ग्वानोसिन है तो डिऑक्सी ग्वानोलिन, साइटिडीन है तो डिऑक्सी साइटिडीन, व यूरिडीन या फिर डिऑक्सी थाइमिडीन है तब। अब ये जब फास्फेट समूह है, जो फास्फेट, तीसरा घटक क्या था? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5C के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर करता है का निर्माण होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3 और 5 फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोस शर्करा के 5 किनारे पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह मिलता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5 किनारा कहते हैं। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त 3 हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का तीसरा किनारा 3 किनारा कहलाता है। तो ये चित्र आपको दिख रहा है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के लिए। यहाँ पर ये चित्र एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए है, ये देखिए, ठीक, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ये, है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि ये फॉस्फेट समूह PP लिखा हुआ है, ये फॉस्फेट समूह, ये जो आपको ATGC ये क्या है? नाइट्रोजनस क्षार के लिए है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फॉस्फेट से होता है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस की 2 जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। आरएनए में थाइमिन 5 मेथिल यूरेसिल थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम है, जिसकी जगह पर यूरेसिल
मिलता है। फ्रेडरिच मैनचेस्टर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी और उसने इनका नाम न्यूक्लियन दिया था। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मॉरिस विल्किंस व रोजलिन फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला थी। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडली डीएनए के इरविन चारगाफ के परीक्षण के आधार पर भी था, जिसमें इन्होंने बताया कि एडेनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित व एक दूसरे के बराबर होता है। डीएनए द्विकुंडलित रचना होती है और इसकी संरचना में जो विशेषताएं होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। पहला तो ये कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। कितने? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का। यहाँ पर एक ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है द्विकुंडली डीएनए। इसमें आपको दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दिखाई देगी। मैं आपको बता रही हूँ, पहले विशेषता बता दूँ आपको। पहली विशेषता तो ये है कि मैंने बताया दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का, जिसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होगा। क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होते हैं। दूसरी श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। इसका मतलब एक श्रृंखला को ध्रुवणता 5 एंड से 3 एंड की ओर, तो दूसरे की ध्रुवणता 3 एंड से 5 एंड की तरफ होगी। और तीसरी है, दोनों रज्जिकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडेनिन व थाइमिन जो विपरीत रज्जुकी में होते हैं, आपस में दो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोलिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। और चौथा है आपका, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर, प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। परिणामस्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी रचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्यूरिन व पिरिमिडिन की संरचनात्मक तुलना करिए। क्या आप बता सकते हो कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव यो परिक्रमी है कि अनुवांशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांतों सेंट्रल डोगमा का विचार प्रस्तुत किया और इससे स्पष्ट हुआ कि अनुवांशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए व इसमें प्रोटीन की तरह रहता है। यहाँ पर आपको ये जो मैंने अभी समझाया है उसमें चित्र में आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये किसके लिए है? नाइट्रोजनस क्षार के लिए। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। मतलब एडेनिन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? थाइमिन से, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उनके बीच बंध भी बताया गया आपको। ये यहाँ पर आपको द्विकुंडलिनी है ना, ये किस प्रकार इस तरीके से है, ये ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार द्विकुंडलिनी रचना होती है डीएनए की, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको द्विकुंडली डीएनए, ये बेस जोड़ा है, ये आपका शर्करा फास्फेट आधार, ये वाला, ये जो है वो शर्करा फास्फेट आधार, और ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये किसके हैं? नाइट्रोजनस क्षार बेस जोड़ा। ठीक है, क्योंकि एक में दो है तो ये युग्म बन गया, जोड़ा बन गया।
तो पहला पॉइंट आपको बताया था मैंने कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना है, जिसका आधार क्या है, शर्करा और फास्फेट। शर्करा और फास्फेट अर्थात आपका जो इस प्रकार जो चित्र बनता है, इसमें ये और ये, इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हुए ना, ये एक और ये एक, तो 2 हो गया, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हुई। अब इसमें किस प्रकार से आधार बताया कि जिसका आधार शर्करा और फास्फेट, मतलब ये आपका इस प्रकार है ना, तो इसमें एक शर्करा फिर एक फास्फेट फिर एक शर्करा फिर एक फास्फेट, इस प्रकार लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इनका आधार हो गया ये। दूसरा बताया आपको कि दोनों श्रृंखलाएं परस्पर ध्रुवणता रखती हैं। ध्रुवणता रखती मतलब एक दूसरे से क्या है, लिपटे हुए हैं। एक श्रृंखला का ध्रुवणता 5 एंड से किधर जा रहा है, 3 एंड की ओर, और दूसरे की ध्रुवणता 3 एंड से 5 एंड की तरफ जाती है। ये देखिए, ये जो है, ये जो इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो ये एक की ध्रुवणता 5 एंड से 3 एंड की तरफ जाएगी, अर्थात यहाँ पर 5 एंड और यहाँ पर 3 एंड। तो ये 5 एंड से किधर जाएगी, ये वाली, ये इस प्रकार से है, ये 5 एंड से 3 एंड की ओर, और ये वाला जो है वो 3 एंड से 5 एंड। तो ये 3 एंड से शुरू होगा इसकी, तो ये 5 एंड में ख़त्म होगा, और ये 5 एंड वाला 3 एंड में। ठीक है, इस तरीके से इनमें कौन सा बंध बताया अभी आपको, इतना समझ में आ गया दोनों पॉइंट। अब इसके बाद में तीसरा, मैंने इसमें जो नाइट्रोजनस क्षार है, तो एडेनिन व थाइमिन विपरीत रज्जु की आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। एडेनिन थाइमिन, इनमें कौन सा बंध रहेगा, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध। ठीक इसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन, इसमें 3 हाइड्रोजन बंध रहेगा, इसमें 2 रहता है, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बंध रहेंगे, एडेनिन और ग्वानिन में। ये लिखेंगे हम इसको इस प्रकार से, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, और ग्वानिन वाले में आ जाएगा ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ठीक है, इस तरीके से जुड़े रहते, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते, द्विबंध और त्रिबंध। इसके फलस्वरूप प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडिन होता है। इसमें कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बताई गई, दोनों के बीच में समान दूरी रहेगी इन रज्जुकों के बीच में। एक यानी दूसरे के नीचे लगा है, दूसरा तीसरे के नीचे लगा है, तो इनके बीच में दूरी कैसी रहेगी, देखिए ये इनके बीच की दूरी। ठीक, इस तरीके से ये व्यवस्थित रहते हैं। दोनों श्रृंखलाएं जो है वो दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं। कुंडली का पिच बताया आपको 3.4 नैनोमीटर, यानी एक इसके और इसके बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर। प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्म मिलते हैं। प्रत्येक घुमाव में, एक घुमाव ये हो गया, देखिए ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे, ये प्रत्येक घुमाव में कितने 10 क्षार युग्म होते हैं। उसी प्रकार फिर आगे, ऐसा नहीं कि इतना ही बड़ा रहेगा, ये आगे और भी कुंडलित होगा। तो ये एक घुमाव हुआ, इसी प्रकार ये वाला देखिए कितने हैं, आप गिनेंगे ऐसे 10, मतलब आपको बताया, इस चित्र के माध्यम से बता रही हूँ मैं आपको कि प्रत्येक में कितने होते हैं, 10 क्षार युग्म होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका डीएनए की द्विकुंडली संरचना। इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, इसको ध्यानपूर्वक देख करके समझेंगे। आज के लेसन में इतना ही, आगे आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद। क्या करूँ, डीएनए बहुत